वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी ईवीएस का चैप्टर 6। ओके फ्रेंड्स, तो हम ऑलरेडी हमारे इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम करने वाले हैं आज अपना चैप्टर 6, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। तो आज हम प्राकृतिक संसाधन में से वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधनों को पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। Our planet Earth is known as blue planet because of water that covers 3/4 of its surface। देखो हमारी ये पृथ्वी है, इसका लगभग 3/4 हिस्सा जो है ये पानी से ढका हुआ है। ये 1 2 3, तो इसका जो 1 2 3 4, तो जो इसका 3/4 हिस्सा है ये पानी से ढका हुआ है। ठीक है, और पानी का कलर कैसा होता है? ब्लूइश। वैसे तो देखो पानी होता है ट्रांसपेरेंट कलर का, वाटर पता होगा ना आप लोगों को, ट्रांसपेरेंट होता है। बट अब वो अगर बल्क में है यानी कि पानी बहुत ज्यादा है तो वो ब्लू लगता है। जैसे आपने बहुत सारे समुद्र देखे होंगे जो ब्लू लगते हैं, तो इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। All life forms including bacteria, plants and animals have 60 to 70% of water by their body weight। देखो आप लोगों ने सुना होगा, हम इंसान जो है हमारे बॉडी वेट का लगभग 70% जो होता है वो पानी होता है। ये हम इंसानों के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो यही जो पूरा क्राइटेरिया है ये हर बैक्टीरिया में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ये हर किसी पर लागू होता है कि हर किसी के बॉडी वेट का लगभग 60 से 70% जो वेट होता है वो वाटर होता है। ठीक है, यानी कि हर कोई किसी की बॉडी में 60 से 70% पानी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 97.5% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सॉल्ट वाटर एंड ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर। तो इसमें बोला गया देखो हमारी अर्थ पर 100% पानी पाया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें से सिर्फ 97.5% पानी जो है वो होता है सॉल्ट वाटर यानी कि खारा पानी। ठीक है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5% वाटर जो है वही फ्रेश वाटर है, यानी कि जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और भी किसी और चीज में काम में इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। ठीक है, तो देखो अब नीचे मैंने एक ये डायग्राम आप लोगों के लिए लिया हुआ है बुक से। तो देखो उसमें क्या दिखाया है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है ना, हमारी अर्थ पे जो है 100% वाटर है। ठीक है ना, तो इसमें से 97.5% क्या है? मरीन वाटर है एंड इसका 2.5% हमारा फ्रेश वाटर। अब देखो जो हमारा फ्रेश वाटर है ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। पहला है ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स का मतलब होता है बर्फ, जो होता है बर्फ के बहुत ऊंचे पहाड़ जो होते हैं ना वो ग्लेशियर्स। अब इसमें आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर ये सब आ जाता है, तो इनमें कितना आता है? 1.97%। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पोन्स, लेक्स, रिवर्स, ये है 0.03%। एंड एटमॉस्फेरिक जो वाटर होता है यानी हमारे वातावरण में भी थोड़ा सा पानी होता है बूंदों की फॉर्म में, ओस की फॉर्म में, तो वो होता है 0.5%। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और अर्थ यानी पृथ्वी पर जल संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर इसका कोई टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, आपको ये डायग्राम जो है मस्ट हो जाएगा, बहुत जरूरी है। और इसकी वजह से आपको काफी मार्क्स भी गेन होंगे और आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो कि फ्रेश वाटर हमारे लिए इतना जरूरी होता है, लेकिन ये सिर्फ इतना कम अवेलेबल है। इसको 3 टाइप्स में बांटा हुआ है, ग्लेशियर्स, आइसफॉल। ग्लेशियर्स क्या होता है बता दो, ग्राउंड वाटर, पोन्स, लेक्स, रिवर्स। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक यानी कि ओस की बूंद में वाटर वेपर फॉर्म में जो पानी होता है। मराइन वाटर बता दो, इसमें से मतलब क्या क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल को वाटर साइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो वाटर साइकिल तो आपने बचपन से पढ़ी है, मतलब 5th-6th क्लास में स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स वाटर साइकिल, तो ये तो आप बखूबी भी जानते हो इसको। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फॉर्म। जो पानी होता है वो एग्जिस्ट करता है 3 में से किसी एक फॉर्म में, सॉलिड में, और अगर वो सॉलिड है तो वो या तो वो आइस होगा या स्नो होगा। लिक्विड, तो लिक्विड वो मराइन या फिर फ्रेश वाटर होगा, और वेपर में वो वाटर वेपर या फिर स्टीम होगा। ठीक है ना, तो पानी जो होता है ये एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा water continuously circulates through the environment from the ocean to the atmosphere to the land and back to the ocean by the hydrologic cycle। इसमें बोला है जो पानी है वो लगातार सर्कुलेट करता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। कैसे? ओशियन से जाता है वो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस आता है धरती पर, और धरती से वापस जाता है ओशियन में। ठीक है ना, तो ये पूरी एक साइकिल चलती है और इसको बोल देता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल यानी कि वाटर साइकिल। The result is a balance among water in the ocean, on the land and in the atmosphere। और ये जो हमारी वाटर साइकिल है इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है कि जो हमारा पानी है वो समुद्र के अंदर, धरती के ऊपर और हमारे वातावरण में उसका एक बैलेंस बना रहता है, यानी कि कहीं पे कम ज्यादा नहीं होता है, एक पूरा संतुलन बना रहता है। अब देखो मैनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलॉजिकल
साइकिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर। अब देखो हमारी जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। रन ऑफ यानी कि फ्लो ऑफ वाटर। तो एक एक करके मैं अब आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, मैं से डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा समुद्र यानी कि पूरा ओशियन है मेरा, ठीक है। अब इसके ऊपर सन की रोशनी पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है। तो सूरज की रोशनी की वजह से जो मेरा पानी है ये भाप बनकर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, इवेपोरेशन। पानी का भाप बनना उसको बोल देते हैं इवेपोरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरा ट्रांसपिरेशन। तो अब ये क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं समझाती हूँ। देखो ये है मेरे प्लांट्स या फिर ट्रीज। आप लोगों ने सुना होगा कि पेड़ अपने आप को ठंडा रखने के लिए एक प्रोसेस करते हैं। तो पेड़ अपने आप को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यार इतनी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, आप भी सोचो ना पेड़ पौधे कैसे सहन कर लेते हैं इतनी धूप, इतनी गर्मी। ये मुरझा क्यों नहीं जाते हैं, फिर ये क्यों नहीं मर जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से आप अपने पौधों में जितना भी पानी देते हो, ठीक है ना, क्या आप अपने पौधों में जितना भी पानी देते हो, ये मेरा एक प्लांट हो गया, है ना, ये मेरा गमला हो गया, मैं इसमें देती हूँ 100% पानी। यानी मैंने इसमें दिया 1 बाल्टी पानी दे दिया, मैंने इसमें कितना 1 बाल्टी पानी दे दिया। तो इसमें से जो 99% पानी जो है ना ये ट्रांसपिरेशन में यूज कर लेगा। किसमें, ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन यानी कि पत्ती के थ्रू, देखो आपने पढ़ा होगा पत्तियों के अंदर होता है स्ट्रोमेटा, छोटे छोटे पोर्स। तो क्या करता है, पानी जो होता है ये यहाँ से आता है पत्तियों के थ्रू एनवायरनमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है, यानी भाप बन के उड़ा देता है। तो पौधा ऐसा क्यों करता है, पौधा ऐसा करता है ताकि वो अपने आप को ठंडा बनाए रख सके गर्मियों में और वो मुरझा ना जाए, ठीक है ना। तो अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसके थ्रू क्या होता है पानी भाप बन के हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में आता है। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया हमारे हाइड्रोलॉजिक साइकिल का, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। अब देखो ये कंडेंसेशन क्या होता है, देखो अब ये मेरा भाप जो थी अभी ऊपर आई, ठंडी होकर ये बन गई क्लाउड्स। अब इस प्रोसेस को हमने बोल दिया भाप का जो क्लाउड्स बन गए, यानी कि इसको प्रोसेस को हमने बोल दिया कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन। अब देखो डिस्क्राइब्स एनी लिक्विड और सॉलिड वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर जो भी पानी या फिर सॉलिड वाटर, जो मतलब लिक्विड या फिर सॉलिड वाटर हमारी पृथ्वी पर गिरता है उसी को बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन। तो देखो इसमें मैं सिंपल सी बात समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। पानी की जो बूंदे होती हैं, मतलब ये जो हमारे बादल होते हैं, ठीक है ना, ये बादल कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये जो हमारे बादल होते हैं ये बादल प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, बारिश बनाते हैं या फिर स्नो बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर जब ये हमारी धरती पर आते हैं तो यानी कि क्लाउड से स्नो या फिर बारिश का बनना जो होता है उसको बोल देता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट करना, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस हो जाता है हमारा प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे लिखा भी है ना स्नो नीचे गिर रही है, तो ये क्या हो रहा है, देखो बादल से स्नो नीचे गिर रही है, तो ये प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रन ऑफ या फिर फ्लो ऑफ वाटर। तो रन ऑफ या फिर फ्लो ऑफ वाटर का ही मतलब होता है बहना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मेरा एक पहाड़ है, यहाँ पे बर्फ आके गिरी, सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, गर्मी हो गई, अब ये जो बर्फ है पिघल के पहाड़ से नीचे आ रही रिवर पे, और रिवर से ये जा रही है ओशन में। तो ये क्या हो रहा है, मेरा पानी बह रहा है, बहाव, तो इसको बोल दिया रन ऑफ या फिर फ्लो ऑफ वाटर। तो हमारी पूरी वाटर साइकिल हो गई, मतलब पानी का भाप बनकर जाना, उसका बादल से फिर अपने आप को चेंज करके, यानी प्रेसिपिटेशन के थ्रू फिर बारिश के रूप में, स्नो के रूप में या फिर हेल्स के रूप में वापस धरती पर आना, ठीक है ना। और फिर प्लांट्स और ट्रीज से भी ट्रांसपिरेशन होना, ठीक है। और ये जो पानी होता है इसका रन ऑफ करके वापस आना इसी जगह पे, फिर वहां पर ये पूरा जो प्रोसेस चलता रहता है इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर पानी के क्या क्या संसाधन है। अब चलो इन्हें देखते हैं। वाटर इन इंडिया इज अवेलेबल फ्रॉम 3 चीफ सोर्सेज, द सरफेस वाटर, रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, ग्राउंड वाटर, वेल स्प्रिंग्स एंड वेटलैंड्स। यानी कि जो हमारे भारत के अंदर जो पानी है वो 3 सोर्सेज में मेनली हमें मिलता है, यानी वो इसके 3 स्रोत होते हैं। पहला सरफेस वाटर, यानी कि जो पानी है वो सतह पर मिलता है, सतही पानी। अब वो किस किस फॉर्म में मिल सकता है, रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, आपने भी देखा होगा ना, सतह के ऊपर होता है पानी। दूसरा ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी होता है। अब इसे कैसे निकालेंगे हम, वेल या फिर स्प्रिंग्स की फॉर्म में, यानी कि कुओं से जो निकालते हैं ऐसे, ठीक है ना। तीसरा है लगून्स एंड बैक वाटर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 टाइप के पानी के सोर्सेज हो गए, मैं अब आपको एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है सरफेस वाटर रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको बताया सतह के ऊपर जो पानी होता है, तो सरफेस वाटर कम्स फ्रॉम 4 मेजर सोर्सेज। ये जो सरफेस वाटर होता है ये भी 4 मेजर सोर्सेज से आता है, रिवर, लेक्स, पोन्ड्स और टैंक्स। टैंक्स को बोलते हैं सरोवर, ये नदियां,
ये लेक्स मतलब झीलें, एंड पॉन्ड्स मतलब तालाब। तो ये अलग अलग ये 4 मेजर सोर्सेज होते हैं जो हमारा सरफेस वाटर सोर्स रिसोर्स जो होता है उनको बनाता मिला के, यानी कि सतह, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो पानी होता है उसको सरफेस वाटर बोल देते हैं। तो अब देखो, अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक नदी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना, तालाब भी हो सकता है, ठीक है ना, और झील भी हो सकती है, कोई सरोवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर अराउंड 10,360 रिवर्स इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर लगभग 10,360 नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स। क्या है ग्राउंड वाटर रिसोर्स? तो ग्राउंड वाटर इज द मोस्ट प्लांटिफुल ऑफ ऑल फ्रेश वाटर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो जमीन का पानी होता है, नहीं जमीन के नीचे वाला जो पानी होता है, ये भी एक फ्रेश वाटर नेचुरल रिसोर्सेज का एक ये भी टाइप है, यानी कि इस तरीके से भी हमारी पृथ्वी पर पानी जो है रिसोर्स पाया जाता है। सम वाटर फ्लोज डाउन थ्रू द टॉप सोइल, क्ले एंड रॉक स्टिक्स इन द अंडरग्राउंड ऑफ वाटर। कुछ पानी जो होता है, देखो जैसे कि क्या होता है, हमारी बादल से जो हमारी बारिश होती है वो हमारी जमीन पे गिरता है, ठीक है ना, या फिर जब कोई सिंचाई करता है या फिर कोई भी पानी जो हमारी पृथ्वी पर गिरता है, वो थोड़ा सा पानी नीचे जमीन के नीचे चला जाता है। वो जो टॉप सॉइल यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है उससे नीचे जाता है, क्ले से नीचे जाता है, और रॉक स्टिक्स यानी कि उसके नीचे जो छोटे छोटे चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, उनसे नीचे जा जाके हमारी पृथ्वी की अंदर जमा हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ड्यू टू ग्रेविटी द वाटर कंटिन्यूज टू फ्लो डाउनहिल थ्रू द अर्थ। ग्रेविटी के कारण, आपको पता है ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटी के कारण ये जो पानी होता है ये नीचे जाता अर्थ के अंदर। फाइनली द वाटर रीचेस द सबसॉइल फिलिंग ऑफ ऑल द पोर्स। फाइनली क्या होता है, जो पानी होता है वो सबसॉइल तक पहुंच जाता है, यानी कि नीचे की मिट्टी तक, हमारी अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर पे, नीचे वाली लेयर मिट्टी की वहां तक पहुंच जाता है, और जितने भी वहां पे पोर्स होते हैं, खाली जगह होती है, उन सबको भर देता है, और उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन्स। बेसिन्स का मतलब घाटी, ठीक है ना, गंगा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी जो है हैव अबाउट 45% ऑफ टोटल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। यानी कि इन दोनों की जो घाटी है इनके पास ही लगभग 45% ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, यानी हमारी पृथ्वी पर जितना भी ग्राउंड वाटर है उसमें से लगभग 45% ग्राउंड वाटर तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। ये जो ग्राउंड वाटर का जो यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स के अंदर, इन राज्यों के अंदर ग्राउंड वाटर का जो यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैड बीन इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अभी जो ग्राउंड वाटर का जो यूज है ये टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो लोगों की नीड भी बढ़ेगी, तो लोगों की नीड बढ़ेगी तो वो किसी भी रिसोर्स को ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, और फिर जो रिसोर्स होता है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लगून्स एंड बैकवाटर्स। मैंने आपको बताया था थर्ड हमारा लगून्स एंड बैकवाटर्स है। देखो फ्रेंड्स, ये जो वेटलैंड्स मैंने आपको पहले बताया था ना, बट मैंने उसको कट करके लगून्स एंड बैकवाटर्स कर दिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार दीदी ने ऊपर तो वेटलैंड्स लिखा हुआ था और यहाँ पे आके लगून्स एंड बैकवाटर्स लिख दिया। देखो वेटलैंड्स का मतलब भी वही होता है, जो मतलब एक गीली जगह या फिर ऐसी जगह पृथ्वी की जहां पर पानी हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और लगून्स एंड बैकवाटर्स उसी के लिए मैंने यूज किया। लगून्स का मतलब खाली जहां पे पानी होता है, एंड बैकवाटर्स का मतलब अप्रवाही जल या फिर मेड। मैंने हर जगह सर्च किया फ्रेंड्स, इसका मतलब मुझे या तो मेड मिला या अप्रवाही जल, यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पे पानी जो है बहता नहीं है, स्टिल यानी कि एक ही जगह रहता है, ठीक है। सो इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन, यानी कि समुद्र तट। हमारे भारत का एक बहुत लंबा चौड़ा समुद्र तट है हमारे, एंड विच इज द बेसिस फॉर प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लगून्स। तो जो कि बेसिस है जिसकी वजह से हमारी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लगून्स जो है वो पाए जाते हैं, और यूस्ट्रीज। तो लगून्स और यूस्ट्रीज का मतलब खाड़ी ही होता है, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों एक है, ठीक है ना, आर प्रेजेंट। तो देखो हमारी इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के पास एक बहुत बड़ा समुद्र तट है। आपको सबको पता है इंडिया 3 तरफ से जो है पानी से घिरी हुई है, तो यानी कि जो होता है ये सारा समुद्र तट है। तो भारत के यहाँ एक बहुत लंबा चौड़ा समुद्र तट है, जिसकी वजह से क्या है हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में लगून्स यानी कि खाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। A lagoon is defined as a water body separated from larger bodies like river by a natural barrier like barrier reefs and island etc. एक अब लगून क्या होता है, अब लगून को मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मेरी एक नदी है, ठीक है ना, अब इसमें से ये एक बड़ी वाटर बॉडी हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, लार्जर वाटर बॉडी हो गई। अब नदी में से अब कोई एक नेचुरल यानी कि कोई एक प्राकृतिक बाधा आई, अब उसे अवरोधक चट्टान भी, जैसे कि कोई अवरोधक चट्टान यानी प्राकृतिक तरीके से कोई चट्टान आकर इसके पास यहाँ पे गिर गई,
ठीक है ना। अब क्या हुआ, मेरा ये जो एक जगह है ये अलग निकल गई, यानी कि ये नदी ऐसे बह के निकल गई और ये जगह अब अलग रह गई, यहाँ पे अलग से पानी रह गया, ठीक है ना। अब इसको हम बोल देते हैं लगून, ठीक है ना। अब वो या तो यहाँ पे कोई प्राकृतिक चट्टान भी आ सकते हैं या फिर नदी के बीच में कोई मेरा आइलैंड आ गया, ठीक है ना। आइलैंड तो आपको पता होगा द्वीप, ठीक है ना, कोई द्वीप आ गया, उसकी वजह से भी अगर कोई जगह ऐसी रह जाती है जो अलग निकल जाती है इसमें से, उसको हम बोल देते हैं लगून। So a lagoon is defined as a water body separated from larger bodies. ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जो सेपरेट होती है, अलग होती है एक बड़ी वाटर बॉडी से, यानी जलाशय से, जैसे कि कोई नदी। By a natural barrier, किसी एक प्राकृतिक बाधा के द्वारा, like barrier reefs। अब वो कोई प्राकृतिक बाधा, वो कोई अवरोधक चट्टान भी हो सकती है या फिर कोई आइलैंड भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं लगून यानी कि खाड़ी। ओके, द लगून्स इन इंडिया आर वेरी कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित यानी कि लिमिटेड। तो जो खाड़ियां हैं हमारे भारत के अंदर वो काफी लिमिटेड है इन फ्यू स्टेट्स, यानी कुछ ही स्टेट्स में, जैसे कि केरला, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इन्हीं के अंदर खाड़ियां पाई जाती हैं। वाटर इज यूजुअली ब्रैकिश इन दीज वाटर रिसोर्सेज। ये जो खाड़ियां होती है या फिर ये जो ब्रैक वाटर रिसोर्सेज हो गए, इनके अंदर जो पानी होता है वो ब्रैकिश होता है, खारा होता है, यानी नमकीन पानी होता है। अभी बैक वाटर क्या होता है मैं आपको वो समझा देती हूँ। ब्रैक वाटर कैन बी डिफाइंड एज अ वाटर बॉडी यानी कि जलाशय और अ ब्रांच ऑफ मेन रिवर that lies alongside the main river or backed up by some kind of obstruction which may be natural or man-made। क्या होता है, बैक वाटर को डिफाइन किया गया है, जैसे कि देखो कोई वाटर बॉडी है या फिर कोई रिवर है, ठीक है ना। रिवर के साथ साथ चलती हुई एक जो वाटर बॉडी होती है, यानी कि पानी की नदी के साथ साथ ये भी चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, अब ये तो इसको कोई चीज रोक देती है आके, ठीक है ना। अब वो कुछ भी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अब या तो नेचुरल हो सकती है, मैन मेड होती है, ठीक है ना। अब उसको कुछ भी चीज आके रोक सकती है, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं बैक वाटर। तो बैक वाटर कैन बी डिफाइंड एज अ वाटर बॉडी या फिर ब्रांच किसी भी रिवर की, जैसे किसी ब्रांच की रिवर की ब्रांच निकल गई, ठीक है ना, जो कि मेन रिवर के साथ साथ चलती है और उसको थाम दिया जाता है। बैकअप का मतलब होता है थामना या फिर रोकना, बाय सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन उसको रोक देता है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, और फिर वो जो एक छोटा सा जलाशय बनता है, एक छोटी सी वाटर बॉडी बनती है, उसको बैक वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो बैक वाटर होता है इसका पानी भी खारा होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि पानी की मांग और उसका यूज किस तरीके से होता है। सो इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारी भारत जो है वो प्राचीन समय से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। क्या रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, एग्रीकल्चर कंट्री रही है, यानी स्टार्टिंग से हमारे पूर्वज जो थे उनके पूर्वज वो सब कृषि पर आधारित रहे हैं अपनी जीविका के लिए बहुत पहले टाइम पे। Agriculture and its related activities are the leading source of livelihood for about 2/3 of its population। यानी हमारे भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो आज भी अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। Other than this, water is also required in large amount for domestic, industrial, energy and other needs। इसके अलावा पानी जो है उसकी जो जरूरत है, यानी कि पानी की एक बहुत ज्यादा जरूरत डोमेस्टिक यानी कि घरेलू कामों में, इंडस्ट्रियल में, एनर्जी रिलेटेड और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो खेती के लिए तो किया जाता है, खेती के लिए कैसे किया जाता है, क्योंकि खेती में सिंचाई करनी पड़ती है पानी से, ठीक है ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा पानी लगता है। और उसके अलावा पानी जो है घरेलू कामों में, इंडस्ट्रियल, एनर्जी और अदर नीड्स में भी लगता है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल, वाटर कंजम्पशन इंक्रीजेस ड्रामेटिकली विद सीजन एंड टाइम। देखो पॉपुलेशन जैसे कि बढ़ रही है इसके कारण, और लोगों ने अपना लाइफस्टाइल भी काफी हद तक चेंज कर दिया है, तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने के कारण और पॉपुलेशन की मतलब बढ़ती जनसंख्या के कारण वाटर की जो कंजम्पशन है वो भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। मतलब सीजन और टाइम के साथ साथ लोगों की पानी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। मोर देन 90% ऑफ इंडियाज वाटर डिमांड इज फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया में जो पानी है उसकी 90% से ज्यादा जो डिमांड है वो एग्रीकल्चर के लिए, यानी खेती बाड़ी के लिए। किसानों को 90 जितना पानी इंडिया के अंदर है उससे कहीं ज्यादा पानी, मतलब लोगों को ना, किसानों को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है अपनी खेती बाड़ी के लिए। वेरियस मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स लाइक दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा हैव बीन टेकन अप टू फुलफिल द नीड। अब देखो पानी की जो बढ़ती डिमांड है इनको पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए। अब उसमें पहला है दामोदर रिवर वैली, भाखरा नांगल, कोसी प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर, नर्मदा वैली, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। ये सारे जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किए गए लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वाटर इज सेंट्रल टू एनी डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि देखो अगर आप कभी भी कोई भी
विकासीय प्रोसेस यानी कि विकास का कोई भी प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस कोई भी करना चाहोगे तो उसमें जो बेसिक नीड होती है वो होती है पानी, ठीक है ना, यानी पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। एंड द लिंक बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर शुड बी कीप्ड इन माइंड ऑन ऑल वाटर रिलेटेड इश्यूज। तो हमें याद रखना चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि देखो कि अगर पानी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पानी की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, ठीक है ना। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें ना तो ज्यादा पानी बर्बाद करना है, ना उसकी क्वालिटी खराब करनी है, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर ऑन वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो पूरी दुनिया के अंदर अब एक मुद्दा जो है वो बहुत उभर के आया है, क्या कि जो पानी के ऊपर जो इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा चुका है इसके टाइम पे, पानी हर जगह कम पड़ रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको पता है। तो पानी की अवेलेबिलिटी एंड उसकी क्वालिटी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, कंसर्न का, यानी कि चिंता का मुद्दा बन गया है। Rapid population growth with poor management has led to the situation of water stress। यानी जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जो इंतजाम किया जा रहा है पानी का वो बहुत पुअर मैनेजमेंट है, यानी लोग ना तो पानी को बचा रहे हैं ना कुछ कर रहे, उल्टा बर्बाद ही करे जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पानी का जो तनाव है, ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है कि पानी जो है उसके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है एंड वाटर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमर्जिंग वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम्स। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं यानी उभरती समस्याएं पानी से रिलेटेड, जो हमारे जल संसाधन है इनसे रिलेटेड जो नई नई उभरती समस्याएं हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है डेटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। डेटोरियोरेशन मतलब कमी किसकी, पानी की क्वालिटी की, गुणवत्ता की, ठीक है। सो वाटर क्वालिटी रेफर्स टू स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। वाटर क्वालिटी का जो मतलब होता है स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, यानी हमारे पानी की कुछ विशेषताएं होती हैं, बायोलॉजिकल विशेषताएं होती है, कुछ केमिकल विशेषताएं होती है, कुछ फिजिकल विशेषताएं होती है। अगर वो उन सभी पर खरा उतर रहा है अपनी उन विशेषताओं पर, तो हमारे वो जो पानी की क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है। द मिक्सिंग ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स यानी कोई भी बाहर का पार्टिकल, ठीक है, और मटीरियल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, industrial and other kind of waste into water disturb the standard characteristic of water and pollute it। यानी पानी के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिक्स होना है, किसी केमिकल का ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर किसी भी तरीके का वेस्ट अगर इसके अंदर आकर मिक्स हो जाता है तो इससे हमारे पानी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है और पानी पल्यूट हो जाता है, ठीक है। दिस मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। और अगर पानी गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, तो ये जो पानी होता है ये अयोग्य होता है ह्यूमन यूज के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए अनसुटेबल होता है, हम इसे यूज नहीं कर सकते। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट इंक्रीजेस डे बाय डे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहली मैंने आपको उभरती समस्या बता दी, वो है पानी की क्वालिटी जो है वो कम होती जा रही है। दूसरा है इंक्रीजिंग वाटर कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष, यानी पानी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है। द नेचर ऑफ वाटर यानी कि पानी की जो प्रकृति होती है एंड इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम एंड स्पेस हैज ऑफन लेड टू डिस्प्यूट्स। देखो क्या होता है, हर जगह पे पानी सेम नहीं होता, कहीं पे ज्यादा पानी है तो कहीं पे कम पानी है, मतलब जगह के हिसाब से डिपेंड करता रहता है, टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी वजह से भी यानी पानी के असमान वितरण के वजह से भी अक्सर विवाद हो जाते हैं, ठीक है। सम मेजर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड, अगर मैं आपको कुछ मेजर वाटर मुद्दे बताऊं, विवाद बताऊं, संघर्ष बताऊं, तो उसके अंदर आता है द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। देखो कावेरी को फ्रेंड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, एपी यानी आंध्र प्रदेश के बीच का मुद्दा है। नेक्स्ट वमसाधरा रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में है। एंड नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ये जो एक मुद्दा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, 5 नदियों के पानी को लेके कि इनका पानी कौन ज्यादा, किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। वो 5 नदी क्या है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और बीस, ये 5 नदियां हैं जिसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संघर्ष यानी कि ये विवाद चल रहा था। इसके अलावा द वाटर कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट, यानी कि एक पानी का मुद्दा मिडल ईस्ट में भी था, अमंग मिडल ईस्ट कंट्रीज, यानी मिडल ईस्ट के कंट्रीज के बीच में, लाइक इथियोपिया, सुदान, इजिप्ट, जॉर्डन, साइरिया एक्सेट्रा, फॉर शेयरिंग ऑफ 3 रिवर बेसिन्स, यानी कि 3 नदियों की घाटियां थी जिनके पानी को लेकर मिडिल ईस्ट में भी एक मुद्दा चला था और वो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के बीच में था। देशों के नाम मैंने आपको बता दिए, अब मैं बता देती हूँ 3 नदी की घाटियां कौन सी थी। जॉर्डन, नाइल एंड टिग्रिस यूफ्रेट्स, ये 3 घाटियां थी जिसके पानी को लेकर ये जो विवाद था ये खड़ा हुआ था, ठीक है।
ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट ओवर शेयरिंग वाटर रिसोर्सेज नीड टू बी रिजोल्व, यानी कि जितने भी विवाद है इन सबको हल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इन विवादों को संघर्ष नहीं करें, अगर हम इन विवादों को हल नहीं करेंगे, तो आप लोग सोच सकते हो फ्रेंड्स कितना ज्यादा फिर एक लेवल पे आके कितना ज्यादा विवाद बढ़ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने की जरूरत है और हम लोगों को पानी को बहुत सोच समझ कर यूज करने की जरूरत है। तीसरा जो मुद्दा है वो है इनहैंस्ड डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि बढ़ती मांग सिंचाई के लिए पानी की। ठीक है, इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन, यानी खेती में पानी जो है वो मेनली सिंचाई के लिए यूज होता है। एंड रेनफॉल इज ऑल्सो नेचुरल वे ऑफ इरिगेशन, और जो बारिश होती है ये भी एक प्राकृतिक तरीका है सिंचाई का। नाउअडेज, यानी कि आजकल रेनफॉल इज लेस एंड द डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इज इंक्रीज डे बाय डे। तो आजकल बारिश जो है वो काफी कम होने लगी है, तो जो पानी की डिमांड है, मांग है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, वो बढ़ती जा रही है। Most types of crops need more water like sugarcane, rice, jute, etc., which can be achieved only by irrigation, not rain. कुछ ऐसे फसलें होती हैं फ्रेंड्स जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है सिंचाई के लिए, जैसे कि शुगरकेन, राइस, जूट। ठीक है ना, अब ये जो जरूरत है ये बारिश से तो पूरी नहीं हो सकती, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंचाई से, यानी कि जो हम बाहर से जो पानी देते हैं किसान खेतों में, उसी से पूरा किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फोर्थ है हमारी फ्लड एंड ड्राफ्ट। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और इसका मतलब होता है सूखा। तो इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश वेयर रेनफॉल इज मेजरली कन्फाइंड, यानी कि सीमित टू मॉनसून सीजन, आर प्रोन टू वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड एंड ड्राउट। कंट्रीज में जैसे कि भारत और बांग्लादेश में जहां पर जो बारिश है वो मेनली मॉनसून सीजन में ही होती है, तो ये जो देश होते हैं, ऐसे देश जो है ये ज्यादा प्रोन होते हैं वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि यहाँ पर जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ज्यादा आसानी से हो जाती है। अब जैसे कि बाढ़ या फिर सूखा जैसी दिक्कतें इन जैसे देशों में, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में बहुत आसानी से हो जाती है। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन कॉज फ्लड स्पेशली इन लो लाइंग एरियाज। मॉनसून के सीजन में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, यानी कि जो निचले एरियाज होते हैं, उनमें बाढ़ आने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों को पता होगा अभी तो फिलहाल ही कुछ टाइम पहले ही बाढ़ आई थी शायद, है ना फ्रेंड्स। मतलब बाढ़ जो इंडिया में तो बहुत आम बात है, आती रहती है। Nowadays flood like situation increases every year. आजकल जो है ये बाढ़ जैसी सिचुएशन जो है ये हर साल बढ़ती जा रही है। एंड इंडिया एक्सपीरियंस सीवियर फ्लडिंग, और इंडिया ने जो है एक्सपीरियंस किया था एक बहुत ज्यादा जो बाढ़ है इंडिया ने एक्सपीरियंस कर रखी है 2017 में, 18 में और 19 में। अभी 20, 21, 22 इन सब में भी हमेशा ही बाढ़ आई है। आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में तो हर साल बाढ़ आती है कम से कम 1 से 2 बार, किसको नहीं पता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राउट इज अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड विद वाटर रिसोर्सेज। अब हमारे वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड ये एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसको सूखा बोलते हैं। ठीक है ना, द एनुअल रेनफॉल इज लोअर देन नॉर्मल। जो वार्षिक बारिश होती है, यानी साल में कितनी बारिश पड़ती है वो नॉर्मल से कम हो चुकी है। अब जितनी बारिश पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ती है, कम बारिश पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है सूखा पड़ने लग जाता है। सूखे जैसी जो कंडीशंस होती हैं वो सामने आने लगती है। ठीक है, वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित, जो हम इंसान करते हैं, हम इंसानों द्वारा की गई एक्टिविटीज, जैसे कि डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों का काटना, ओवरग्रेजिंग यानी कि हम अपने जानवरों को जो ज्यादा घास वास चरा देते हैं, माइनिंग यानी कि जो हम खनन कार्य करते हैं उनके द्वारा, उनसे क्या हो रहा है डिजर्टिफिकेशन जैसी समस्याएं सामने आ रही है, यानी कि जो जगह है वो रेगिस्तान में बदलती जा रही है। एंड मोर एरियाज कम अंडर द ड्राउट अफेक्टेड एरिया, और जो ज्यादा क्षेत्र है वो सूखे से संबंधित क्षेत्रों में आते जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा क्षेत्रों पे सूखा पड़ना शुरू हो गया है। किसकी वजह से? हम इंसानों की वजह से, क्योंकि हम जंगल काटना शुरू कर देते हैं, हम जानवरों को छोड़ देते हैं चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए पेड़ पौधे काटते हैं, छोटे छोटे घास काटनी शुरू कर देते हैं, खनन करते हैं हम अपने काम के लिए ताकि हमें कुछ मिल सके, यूरेनियम वगैरह, कोयला निकालने के लिए, गोल्ड निकालने के लिए, डायमंड्स के लिए, हम हर चीजों के लिए तो माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारी इन हरकतों की वजह से जो एक जमीन है पहले तो रेगिस्तान जैसी होती जा रही है, यानी डेजर्ट में बदलती जा रही है। दूसरा, जो बची कुछ जमीनें होती है वो इतनी बंजर हो जाती है कि फिर वहां पे सूखा पड़ने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वी हैव टू यूज द वाटर वाइजली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो सेव द वाटर फॉर फ्यूचर यूज। तो हमें बहुत समझदारी से पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और पानी को फ्यूचर यूज के लिए यानी भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए बचाना भी पड़ेगा। तो ये अभी टाइम है, अगर हम अभी थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं तो शायद क्या पता पानी बच जाए, वरना फ्रेंड्स
एक शायद अभी मैंने न्यूज में देखा था कि बोला था 2050 तक पानी जो है वो मोस्टली खत्म हो जाएगा हर जगह से। अंडरग्राउंड वाटर तो लगभग खत्म होने को ही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, यानी कि अब हम पानी का जो है प्रबंधन किस तरीके से करें कि वो आगे हमारे यूज के लिए बच सके और हम उसका प्रिजर्वेशन कर सके। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि हमें पानी का जो जल प्रदूषण होता है उसको रोक लगानी चाहिए, उसे करने से बचाना चाहिए। जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह अपना जो गंदगी होती है अपने यहाँ से जो कूड़ा करकट निकलता है उसको पानी में फेंक देते हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए। या फिर जो हमारी खेती बाड़ी से जितना भी गंदा पानी निकलता है हमें वो सीधा नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। और अपने घरों का कूड़ा करकट नदियों वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम वाटर पोल्यूशन कैसे रोक सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने जो पॉइंट्स है ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, बाकी मैं आपको अब समझा रही हूँ। तो एग्जाम में अगर कुछ टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड कोई आता है, आंसर आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप खुद बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ, बिकॉज मैं आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप प्लीज उसको एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा। ये मत बोलेगा कि दीदी ने तो सिर्फ इतना सा समझाया तो हम तो सिर्फ 5 पॉइंट लिख के आएंगे। नहीं, मैं आपको इसके अंदर का जो कंटेंट है वो काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप प्लीज एग्जाम में अपने आप एक्सप्लेन करके लिख लेना, क्योंकि देखो अगर आप लोगों को नॉलेज होगी तो आप लिख भी सकोगे। तो मेरा जो मेन फोकस है वो आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने का है, ना कि फालतू की इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी ज्यादा कंटेंट देने का नहीं है, ठीक है। सो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसके भी 5 तरीके बता सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री को अपना कूड़ा उसमें नहीं फेंकना चाहिए, नदी वगैरह में किसी भी वाटर बॉडी में हमें अपना घरेलू कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। खेती बाड़ी में हम जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब जमीन में जाते हैं। फिर जब हम पानी देते हैं अपनी खेती में तो वो फर्टिलाइजर्स और पानी मिलके वापस सिंध में आ जाते हैं। तो हमें इतना ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और एक क्या तरीका होता है, अगर किसी इंडस्ट्री को अपना कूड़ा फेंकना ही है तो मतलब गंदा पानी इसमें डालना ही है तो वो पहले अपना पानी साफ करे फिर नदियों में छोड़े। तो ये कुछ तरीके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल वाटर यूज, यानी कि हमें पानी का जो यूज है वो काफी सोच समझ कर करना चाहिए, हर जगह पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें कि हमें ज्यादा पानी यूज नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ कर पानी यूज करना चाहिए। पानी काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर बना सकते हैं कि अगर जैसे एक और आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था फ्रेंड्स कि अगर हम किसी जैसे हमने सब्जियां धोई है, सब्जी धोने का जो पानी निकलता है उसे फेंकने की बजाय हम उससे अपनी कार वगैरह साफ कर सकते हैं, या फिर उस पानी को हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए कि हम पानी का यूज अच्छे से कैसे करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो बारिश का जो पानी होता है उसे बर्बाद करने से अच्छा है हम उसको हार्वेस्ट करें, उसको बचा के रखें, सुरक्षित रखें, ठीक है ना। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका हो गया। फोर्थ हमारा डैम एंड इट्स रोल इन वाटर कंजप्शन। देखो क्या होता है, बांध बनाना। हम बांध क्यों बनाते हैं, ताकि जो पानी है एक तो उसे बचा सके और उस पानी से हम बिजली बना सके, यानी कि एनर्जी बना सके, ठीक है। तो हमें बांध के पानी का जो यूज है वो कैसे करना है, हम इस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, हमारा वाटर मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा वाटर शेड, यानी कि जल विभाजन मैनेजमेंट, यानी कि पानी का विभाजन किस तरीके से करना है। एक ये भी हमारा पॉइंट हो जाता है कि हम अपने पानी को मैनेज कैसे करते हैं ताकि वो फ्यूचर यूज के लिए बच सके, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स वो है द कावेरी डिस्प्यूट, यानी कावेरी नदी का एक जो मैंने अभी आपको बताया था विवाद, उसके बारे में हमारा एक केस स्टडी दिया हुआ था हमारी बुक के अंदर, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कावेरी रिवर हैज एन इंटर स्टेट बेसिन इंक्लूडिंग इट्स ओरिजिन इन कर्नाटक, क्रॉस या फिर पासिस थ्रू तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बिफोर टर्मिनेटिंग इन बे ऑफ बंगाल। डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। कावेरी नदी जो है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको, कावेरी नदी जो है इसकी जो घाटी है ये अंतरराज्य है, यानी कि 2 राज्यों, ये जो घाटी है ये 2 राज्यों के अंदर है, ठीक है ना। जो कावेरी नदी का जो ओरिजिन होता है, देखो ये मेरी कावेरी नदी है, ये बीच में तमिलनाडु आ गया, पुडुचेरी आ गया और ये बे ऑफ बंगाल आ गया, ठीक है ना। कावेरी नदी का जो ओरिजिन है, ये जहां से निकलती है वो है कर्नाटक, और ये क्रॉस करते हुए निकलती है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी को, और ये टर्मिनेट यानी खत्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है ना। तो ये 4 जगह बीच में पड़ती हैं। तो ये पॉइंट हमारा यही बोल रहा है कि ये जो कावेरी नदी है ये अंतरराज्यीय घाटी है, मतलब कि इट हैज एन इंटर स्टेट बेसिन, ओके। अंतरराज्य यानी अलग अलग राज्यों के बीच में है ये। द डिस्प्यूट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कावेरी रिवर वाटर इज अबाउट 100 years old, यानी कि कावेरी नदी के पानी के वितरण को लेकर जो ये विवाद है ये लगभग 100 साल पुराना है। एंड द रिवर वाटर इज ऑलमोस्ट फुली यूटिलाइज्ड बाय कर्नाटक एंड तमिलनाडु, और जो ये नदी का पानी है कावेरी नदी का ये लगभग सारा तमिलनाडु और कर्नाटक द्वारा यूज कर लिया जाता है। और ये जो डिस्प्यूट है फ्रेंड्स ये भी मेनली तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ही है, ठीक है।
बोथ द स्टेट्स हैविंग इंक्रीज डिमांड ऑफ रिवर वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये जो दोनों राज्य हैं इनके मांगे जो है वो बढ़ गई है पानी को लेकर। वो चाहते हैं कि हमें नदी का पानी ज्यादा दिया जाए। कर्नाटक चाहता है मुझे नदी का ज्यादा पानी मिले, तमिलनाडु चाहता है मुझे ज्यादा मिले, क्योंकि भाई सबकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उन्हें अपनी एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए पानी चाहिए। टू रिजोल्व दिस इशू, तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कावेरी नदी डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल CWDT ये जो है इसको गठित किया गया था। ये एक ऐसा संगठन था, इसको गठित किया गया 2 जून 1990 को। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ने 16 फैब 2018 में अपना एक निर्णय दिया था इस विवाद से रिलेटेड कि कावेरी नदी का जो पानी है वो ज्यादा कर्नाटक को दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 फैब 2018 को बोला था अपने निर्णय में कि कर्नाटक स्टेट को कावेरी नदी का ज्यादा पानी दिया जाएगा, क्योंकि और उसका रीजन भी था क्यों, क्योंकि जो उसका ओरिजिन हो रहा था वो कर्नाटक से हो रहा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी वर क्रिएटेड टू सेटल डाउन द सेंचुरी ओल्ड डिस्प्यूट। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट को, जो इतना पुराना जो विवाद है, इसको हल करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का जो है गठन किया गया, इन्हें बनाया गया उस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। ओके, तो ये जो हमारा पूरे केस स्टडी थी फ्रेंड कावेरी नदी की, मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। फॉर मोटिवेटिंग मी, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और अगर आपको कुछ कमी भी लगती है कि नहीं मैंने ये चीज सही नहीं बताई या फिर मुझे अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज करना है, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।